हेलो गाइस, वेलकम टू एसएससी अकबरपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग एक प्रश्न पढ़ेंगे, अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर, जो 10th और 12th 2026 में एग्जाम देने वाले दोनों बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपका बोर्ड पर एक प्रश्न है कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन दोनों में अंतर स्पष्ट करें, तो दोनों में क्या अंतर होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जनन की प्रक्रिया जो है वो दो विधि से होती है, एक अलैंगिक जनन और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, लैंगिक जनन। जनन आप लोग पहले पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। हम लोग यहाँ जो समझेंगे अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या अंतर है इसके बारे में। जैसा कि एक है अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन, तो पहला पॉइंट समझिए, इसमें केवल एक जनक भाग लेते हैं। समझ, अलैंगिक जनन में कितने जनक होते हैं? पहला पॉइंट, अलैंगिक जनन में केवल एक जनक भाग लेते हैं, जबकि देखिए इसमें कितने जनक भाग लेते हैं? दो जनक भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में एक जनक भाग लेते हैं और लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं। पहला पॉइंट हो गया कि जहां पर अलैंगिक जनन होगा वहां पर केवल और केवल एक जनक होंगे, जबकि जहां लैंगिक जनन होंगे वहां पर जनकों की संख्या क्या होगी? दो होगी। दूसरा पॉइंट है कि इसमें जननांगों का निर्माण नहीं होता है। अलैंगिक जनन में पहली बात कि इसमें केवल एक जनक होते हैं, दूसरी बात कि इसमें जननांगों का निर्माण नहीं होता है। जननांगों का मतलब हुआ कि जनन अंग, जननांग मतलब जनन अंग, जिस भाग से, शरीर के जिस भाग से जनन की विधि होती है वो होता है जननांग। तो समझ गए कि इसमें जननांगों का निर्माण नहीं होता है और इसमें जो होता है वो जननांगों का निर्माण होता है। अलैंगिक जनन में जननांगों का निर्माण नहीं होता है। अलैंगिक जनन में जननांगों का निर्माण नहीं होता है, जबकि अगर बात किया जाए लैंगिक जनन की, तो लैंगिक जनन में जननांगों का निर्माण होता है। अगला पॉइंट जो है वो है अलैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। अलैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है और लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है, लेकिन आपको हम बता दें कि जो लैंगिक जनन होता है तो लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन भी होता है और समसूत्री विभाजन भी होता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम आपको बता दिए इसमें अर्धसूत्री विभाजन भी होगा और समसूत्री विभाजन भी होगा, है ना। अलैंगिक जनन में केवल अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, जबकि लैंगिक जनन की बात करें तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो लैंगिक में अर्धसूत्री विभाजन भी होता है और समसूत्री विभाजन भी होता है। अब अर्धसूत्री कैसे होता है? जैसे अगर आपकी बात की जाए मनुष्य, तो आपको पता होगा मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है। तो मनुष्य में टोटल जो गुणसूत्रों की संख्या होता है वो होता है कितना? 46। अगर जोड़ा में पूछे आपसे, अगर जोड़ा में आपसे पूछे कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तब आप बताएंगे कि 23 जोड़े होते हैं। लेकिन अगर गुणसूत्रों की संख्या पूछेगा तब क्या होता है? इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। अब अर्धसूत्री विभाजन होता है, जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इसमें क्या होता है? आधा युग्मक जो हो गए वो नर का होगा ना, आधा मादा का। जैसे 46 है तो यहाँ से देखिए ले लीजिए, 23 वो क्या हो गया? नर युग्मक, और 23 वो क्या हो गया? मादा युग्मक। ये क्या हो गया? नर हो गया, और ये क्या हो गया? मादा युग्मक। 23 जोड़ा नर का, 23 गुणसूत्र नर का और 23 गुणसूत्र मादा का, और दोनों मिलकर के क्या हो गया? 46 हो गया। तो ये नर युग्मक होते हैं, तो 23 युग्मक नर का और 23 युग्मक मादा का, दोनों मिल गया। दोनों मिलने के बाद 46 हो गया। वो क्या बन जाता है? युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज बनता है। और जब युग्मनज होगा फिर युग्मनज से भ्रूण होगा, और भ्रूण के बाद भ्रूण का विकास होगा, तो फिर वहां से क्या होगा? नए संतति का निर्माण होगा, है ना। वहां से क्या होगा? नए संतति का निर्माण होगा। क्योंकि पहले भी आप जान लिए कि लैंगिक जनन में कितने जनक होते हैं? दो जनक होते हैं, एक नर जनक होते हैं और एक मादा जनक होते हैं। लैंगिक जनन में एक नर जनक होते हैं और एक मादा जनक होते हैं, दो जनक भाग लेते हैं। दूसरी बात, अब जो है यह तीव्र गति से होती है। अलैंगिक जनन जो है तीव्र गति से होती है और यह मंद गति से होता है। लैंगिक जनन मंद गति से और अलैंगिक जनन तीव्र गति से। मंद के मतलब हुआ कि इसमें धीमा होता है। लैंगिक जनन में जनन की प्रक्रिया जो है वह धीमी होती है, मतलब इसमें नए जन्म संतति के उत्पन्न करने में
काफी समय लगता है ना, लैंगिक जनन में काफी समय लगता है। जबकि अगर आप इसकी बात करें, अलैंगिक जनन की बात करें तो तीव्र गति से, मतलब कम समय में ज्यादा संतान उत्पन्न कर सकता है। अलैंगिक जनन में क्या होता है कि कम समय में ज्यादा संतान उत्पन्न हो सकता है, और यह मंद गति से होता है। इसलिए क्या होता है, लंबे समय में होता है। आपको पता होना चाहिए, अलैंगिक जनन जो होता है वो निम्न कोटि के जीव में होते हैं। अलैंगिक जनन की अगर बात करें तो अलैंगिक जनन जो होता है वो निम्न कोटि के जीव में होते हैं। जबकि लैंगिक जनन की अगर चर्चा करें, आप लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन जो होता है वो उच्च कोटि के जीव में होता है। लैंगिक जनन उच्च कोटि के, ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। लैंगिक जनन उच्च कोटि के जीव में, अलैंगिक जनन निम्न कोटि के जीव में। अब है इससे बनने वाले संतति, इससे बनने वाली संततियां अनुवांशिक रूप से क्या होती है, जनक के समान होता है। एक बात हम आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं। आपको अगर पूछ देगा अलैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाले संतति को क्या कहते हैं, तो आपका जवाब होगा क्लोन। अलैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाले संतति को क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। यहाँ पर बच्चे सोच रहे होंगे सर क्लोन क्या होता है, तो क्लोन का अर्थ हम तुमको बता दे बाबू, जब कोई जीव अनुवांशिकी एवं आकार के रूप से समान हो, जब कोई जीव अपने जनक के अनुवांशिकीय एवं आकारकीय रूप से समान हो तो उसे क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। तो हम बताएं आपको कि इससे बनने वाली संततियां, इससे बनने वाली संततियां अनुवांशिक रूप से क्या होता है, जनक के समान होता है। इसलिए अलैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाले संतति को हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। मतलब अलैंगिक रूप से जो भी संतति बनेगा वो अपने जनक के समान होंगे। लेकिन इससे बनने वाली संततियां, इससे किसे, लैंगिक जनन से बनने वाली संततियां अनुवांशिक रूप से क्या होता है, भिन्न होता है। किससे, अपने जनक से। आप ध्यान में रखिएगा सबसे पहली बात कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाले संतति जो होता है वो अपने जनक से अनुवांशिकी एवं आकारकीय रूप से समान होती है। जबकि इससे बनने वाली संतति, मतलब लैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाली संतति जो होता है, बनने वाला संतति जो होता है, वह अपने जनक से क्या होती है, भिन्न होती है। भिन्न का मतलब हुआ बाबू अलग, भिन्न का मतलब अलग। मतलब जहां लैंगिक जनन होंगे, जहां लैंगिक जनन होंगे वहां पर जो नया संतति जो होगा वे अपने जनक के समान नहीं होंगे, वो अनुवांशिकी रूप से क्या होगी, भिन्न होगी, एवं आकार के रूप से भी क्या होंगे, भिन्न होंगे। कुछ ना कुछ भिन्नता होगी, कुछ ना कुछ अलग होगी। उसके बाद है कि इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। अलैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया नहीं होती है, जबकि लैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया, जाहिर सी बात है इसमें एक एकल जनक है। अलैंगिक जनन में क्या होता है कि केवल एक जनक होते हैं, और फर्टिलाइजेशन निषेचन फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, अब जो, लेकिन इसमें कितने जनक होते हैं, 2 जनक होते हैं। इसमें कितने जनक, लैंगिक जनन में 2 जनक होते हैं। अब जब 2 जनक हो गए तो वहां से क्या होगा, नर युग्मक। हम अभी बताया आपको कि 23 गुण जो होता है वो नर का और 23 गो मादा का, दोनों का गुणसूत्र आपस में मिलता है तो क्या होता है, निषेचन होता है। क्या होता है, निषेचन यानी कि संलयन होता है। और निषेचन के बाद क्या होता है, युग्मनज बनता है, फिर भ्रूण बनता है, और भ्रूण से फिर क्या होता है, नए संतति उत्पन्न होता है। बाकी की चर्चा हम इस टॉपिक पे अगले वीडियो में कर देंगे, डीप की क्या होता है। सो फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि इसमें निषेचन होता है। वैसा है तो निषेचन का एक हम अलग टॉपिक से वीडियो बना देंगे। निषेचन क्या होता है, निषेचन पूर्व घटना, पश्चात घटना, निषेचन, इस पर हम एक वीडियो बना देंगे। उसके बाद इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। इसमें युग्मकों का, आपको हम बताएं, अलैंगिक जनन की बात करें तो अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। जबकि अगर आप लैंगिक जनन की बात किया जाए तो लैंगिक जनन में युग्मक होते हैं, लैंगिक जनन में युग्मक होते हैं, लैंगिक जनन में युग्मक होते हैं। और लैंगिक जनन जो होता है वो एक, इसमें 2 जनक होते हैं, और 2 जनक होते हैं तो उसमें दोनों युग्मक होता है, नर युग्मक होता है और मादा युग्मक होता है। दोनों मिलता है तो क्या बनता है, युग्मनज बनता है। साथ ही साथ एक बात और ध्यान में रखिए, अलैंगिक जनन जो है ना, अलैंगिक जनन एक सरल प्रक्रिया है। सरल का मतलब होता है साधारण। अलैंगिक जनन जो है वह एक सरल प्रक्रिया है, लेकिन आप अगर लैंगिक जनन की बात किया जाए तो यह एक जटिल प्रक्रिया है ना। ये सब चीजें आप ध्यान में रखिएगा। 10th और 12th के एग्जाम वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इस पे वीडियो बनाए। सारे बच्चे एक बार इसको ध्यान से दे देंगे तो हमें उम्मीद है कि आपको
यह प्रश्न समझ में आ गई होगी और आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे ताकि आपको एग्जाम में जो है वो किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं हो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।